हाँ तो बच्चों स्टार्ट करते हैं मॉडर्न फिजिक्स का पहला चैप्टर, ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर। देखो भैया, पहले उसने बोल दिया ड्यूअल नेचर, यानी कि नेचर दो होंगे। तो पहले तो हमने देखा यूनिवर्स को हमने किन दो कैटेगरी में डिवाइड किया है, एक तो मटेरियल या मैटर और एक है एनर्जी या रेडिएशन। पहले तो हम सोचते थे कि जो मैटर होता है वो पार्टिकल नेचर दिखाता है, और जो रेडिएशन होती है या लाइट होती है, या पहले तो इसको खाली एनर्जी भी कहते थे, कई बुक्स में अब भी इसको एनर्जी लिखा हुआ है, वो वेव नेचर दिखाता है। लेकिन फिर बाद में पता चला सारी रेडिएशंस पार्टिकल नेचर भी दिखाते हैं, और जो भी कोई आपका मैटर है वो रेडिएशन या वेव नेचर भी दिखाता है। तो नेचर की दो कैटेगरी कर दी फिर हमने, एक पार्टिकल नेचर और एक वेव नेचर। ठीक है, तो यहाँ हमने यूनिवर्स को कैटेगराइज किया दो हिस्सों में, एक मैटर एक रेडिएशन, और फिर नेचर को कैटेगराइज किया दो हिस्सों में, पार्टिकल नेचर और वेव नेचर। तो पहले हम ऐसा मानते थे कि रेडिएशंस वो होती है जो स्प्रेड करती है वेव्स की फॉर्म में। ठीक है, एक बात, जिनका मास नहीं होता। दो बात, जिनको हम सिर्फ एक्सपीरियंस कर सकते हैं। तीसरी बात, चौथी बात, जिनके पास एनर्जी होती है रेडिएशन की फॉर्म में। और एग्जाम्पल के तौर पे हमने लिया इसमें लाइट। और हम मानते थे पहले कि मटेरियल जो होता है ये स्ट्रेट लाइन में चलता है, इट शूट्स इन अ स्ट्रेट लाइन, इसका मास होता है, ये दिखता है, इसका वॉल्यूम होता है, वगैरह वगैरह। ठीक है, और इनकी एनर्जी मैकेनिकल होती है, यानी कि काइनेटिक और पोटेंशियल। बाद में पता चला कि ये सारे जो मटेरियल के नेचर हैं ये रेडिएशंस के भी होते हैं, और जो रेडिएशंस के नेचर हैं वो भी काफ़ी हद तक मटेरियल के भी होते हैं। तो फिर वो दोनों के दोनों, यानी कि मटेरियल और रेडिएशन दोनों नेचर दिखाते हैं। कौन से नेचर? एक वेव नेचर और दूसरा पार्टिकल नेचर। इसलिए उनको मिलाकर एक साथ ड्यूअल नेचर कहा जाने लगा। ठीक है, अब ज़रा ध्यान देते हैं। तो रेडिएशन और लाइट के जो दो नेचर है, एक तो पार्टिकल नेचर, वेव नेचर पहले लो क्योंकि इसको हमें समझाना नहीं है। एक तो वेव नेचर, इसे हमने वेव ऑप्टिक्स में पढ़ा है। दूसरा पार्टिकल नेचर, इसे हम पढ़ेंगे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में। इस चैप्टर का आगे का हिस्सा है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ठीक है, तो भैया रेडिएशंस का वेव नेचर तो हम जानते हैं, इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन वगैरह वगैरह, ये इन सब बातों में हमने देखा था, हाइगन्स ने समझाया था हमें। ये माना जाता है सबसे पहले तो सर न्यूटन ने कहा था कि रेडिएशन का पार्टिकल नेचर होता है। फिर बाद में हाइगन ने आके उसको मना करा और कहा वेव नेचर होता है। और फिर 19th सेंचुरी के स्टार्टिंग में एल्बर्ट आइंस्टीन ने कहा कि वेव नेचर भी होता है और पार्टिकल नेचर भी होता है, ये ड्यूअल नेचर दिखाते हैं। तो अब जो हम इसमें पढ़ेंगे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, वो थ्योरी जो है वो एल्बर्ट आइंस्टीन ने दी है। अब हम बात कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन के एमिशन की। इलेक्ट्रॉन एमिट कैसे करता है इसके बारे में एनसीईआरटी क्या कहती है। देखो, एनसीईआरटी ने ना 3 पॉइंट दिए बेटा। पहला, थर्मोनिक एमिशन, यानी कि हीट से, बाय सुटेबल हीटिंग sufficient thermal energy can be imparted to free electrons to enable them to come out of the metal। अगर आपने किसी इलेक्ट्रॉन को
सफिशिएंट एनर्जी दिए बाहर से, ठीक है, हीट की फॉर्म में, तो इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएगा उस मेटल से। एक बात। दूसरा है फील्ड एमिशन। फील्ड एमिशन को कोल्ड एमिशन भी कहते हैं। बाय अप्लाइंग अ वेरी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड टू अ मेटल, इलेक्ट्रॉन कैन बी पुल्ड आउट ऑफ द मेटल एज इन अ स्पार्क प्लग। भैया क्या कह रहा है कि मान लो आपने एक बाहर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दी, ये आपका मेटल है। अब इस मेटल में इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिव साइड से तो रिपल्सिव फोर्स और पॉजिटिव साइड से अट्रैक्टिव फोर्स एक्सपीरियंस करेगा और वो बाहर निकल जाएगा अगर ये बाहर स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक या स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड लगी हो तो, ठीक है। तो इसे कहते हैं फील्ड लगने के बाद इलेक्ट्रॉन का एमिशन, यानी कि फील्ड एमिशन। तीसरा पॉइंट, फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन। फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन में हम किसकी बात कर रहे हैं? फोटो की मदद से इलेक्ट्रॉन का एमिशन। जब लाइट पड़े तो उसकी मदद से इलेक्ट्रॉन कैसे निकलेगा? When a light of suitable frequency illuminates a metal surface, electrons are emitted from the metal surface. These photo-generated electrons are called photoelectron. और ऐसे फोटो से जनरेटेड इलेक्ट्रॉन्स को हम फोटो इलेक्ट्रॉन कहते हैं। क्लियर? अब ज़रा ध्यान दो, मेन पॉइंट हमें यही समझना है। आगे देखते हैं। अब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की एक दो डेफिनेशन हमने और देखी हैं, जैसे एक तो ये एक ऐसा फिनोमिना है, इट इज़ अ फिनोमिनन इन विच इलेक्ट्रिकली चार्ज्ड पार्टिकल्स आर रिलीज्ड फ्रॉम और विद इन अ मटेरियल व्हेन इट इज एब्जॉर्ब्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। इलेक्ट्रिकली चार्ज पार्टिकल जब निकलता है, जब उसके ऊपर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन पड़ती है, फॉर एग्जांपल लाइट, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की एक एग्जांपल लाइट है, ये नहीं है कि ज़रूरी कि लाइट ही पड़े हर बार। तो फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन के लिए कोई सी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन आप मारो, इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो जाएगा, बशर्ते उसकी मिनिमम एनर्जी से ज़्यादा हो। वो मिनिमम एनर्जी क्या है उसके बारे में हम अभी डिस्कस करेंगे। ये डेफिनेशन लगभग एनसीईआरटी से मिलती जुलती है। When a light of suitable frequency illuminates a metal surface, electrons are emitted from the metal surface and the phenomena is called photoelectric effect. ये जो चीज़ समझाती है वो ये है। पहले तो हम मेटल की सरफेस लेते हैं। ये मेटल की सरफेस है। अब इस मेटल की सरफेस पे इलेक्ट्रॉन बैठा है। यहां से लाइट आई। ध्यान क्या रखना है? लाइट, रुको, लाइट ऑफ सूटेबल फ्रीक्वेंसी। जब सूटेबल फ्रीक्वेंसी की लाइट आई तो ये इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया। तो एक तो ध्यान रखना है आपको इस सूटेबल फ्रीक्वेंसी का, ये कौन सी फ्रीक्वेंसी है जिसके बाद ये इलेक्ट्रॉन निकलेगा, हमेशा नहीं निकलता, और फिर वो मेटल की सरफेस को छोड़ देता है। इस पूरे फिनोमिनन को कहते हैं हम फोटो यानी कि लाइट, इलेक्ट्रिक यानी कि इलेक्ट्रॉन का आना जाना, इफेक्ट। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट समझने के लिए हमें कुछ चीज़ें समझनी होंगी। केमिस्ट्री में हमने पढ़ा था ये 11th क्लास में। देखो, एक तो ये क्या है, मिनिमम फ्रीक्वेंसी, मिनिमम एनर्जी और मिनिमम वर्क डन, ठीक है। तो कौन सी एनर्जी है जिसे हम, या कौन सा वर्क डन है, या कौन सी फ्रीक्वेंसी है
जिसे हम मिनिमम फ्रीक्वेंसी कहेंगे। तो इसके लिए एक टर्म यूज़ की गई थी 11th क्लास में, थ्रेशोल्ड। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, थ्रेशोल्ड एनर्जी, और इसके लिए हम यूज़ करते हैं वर्क फंक्शन। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के लिए हम न्यू नॉट, थ्रेशोल्ड एनर्जी के लिए हम ई नॉट, और वर्क फंक्शन के लिए हम फाई नॉट का सिंबल यूज़ करते हैं। ठीक है, अब इसके बाद बारी आती है काइनेटिक एनर्जी। एक और चीज़ है जो हमें अभी चाहिए, वो है काइनेटिक एनर्जी। उसे कैसे दिखा लो? काइनेटिक एनर्जी आप जानते ही हैं क्या होता है। मास यहाँ पे हम इलेक्ट्रॉन का ले लेंगे, वेलोसिटी हम इलेक्ट्रॉन की ले लेंगे, हाफ mv², आपकी काइनेटिक एनर्जी बन जाएगी। ठीक है, अब मैंने आपसे कहा ये मिनिमम एनर्जी, मिनिमम वर्क डन या मिनिमम फ्रीक्वेंसी होती क्या है? तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं एक चीज़ की जिसका नाम है वर्क फंक्शन, और इसको समझना बहुत ज़रूरी है बेटा। फाई नॉट से दिखाया जाता है, यह है क्या? मिनिमम वर्क डन। क्या है ये? मिनिमम वर्क डन। अब आपने कहा ठीक है भैया मिनिमम वर्क डन है, लेकिन ये काम क्या करता है, कैसे काम करता है, कहाँ पर लगना है ये वर्क डन? ये वर्क डन काम कहाँ पे आना है? ठीक है, तो एक बार इसकी हम डेफिनेशन देखते हैं। वर्क फंक्शन ऑफ अ मेटल is minimum energy to be given to its electrons, या एक इलेक्ट्रॉन लिख लो अभी, so that it leaves the surface, it leaves the surface and comes out without having any velocity, और आप ये भी कह सकते हो with no kinetic energy। ये अभी जब हम इसका एक्सप्रेशन बनाएंगे ना तो अपने आप समझ में आ जाएगा किसकी बात कर रहा है। ठीक है, अब मैंने आपसे कहा कि भैया यहाँ पर जो रिलेशन है वो है एनर्जी का, वर्क फंक्शन का, फ्रीक्वेंसी का। हम सब जानते हैं वर्क करने के लिए एनर्जी चाहिए, लेकिन फ्रीक्वेंसी चाहिए ये अभी तक हम नहीं जानते कि भैया कोई ऐसी इक्वेशन भी है हमारे पास जो एनर्जी और फ्रीक्वेंसी के बीच में रिलेशन निकाले। हाँ, 11th क्लास में पढ़ी थी हमने, उसका नाम था प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। वही इक्वेशन अब यहाँ आने वाली है काम। वो क्या कहती है देखो, अकॉर्डिंग टू प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी, जो एनर्जी है वो फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करती है। ठीक है, और प्रोपोर्शनैलिटी का साइन अगर आप हटाएं तो हमें मिलेगा क्या? अब प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाने के लिए हमें कांस्टेंट की ज़रूरत है, वो है h। प्लैंक्स ने अपने ही नाम पे रख दिया इसका प्लैंक्स कांस्टेंट। इसकी वैल्यू है 6.626 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड। ये है आपका प्लैंक्स कांस्टेंट। ठीक है, या आप ये भी कह सकते हो ये जो प्लैंक्स कांस्टेंट है वो एनर्जी बटे में फ्रीक्वेंसी, या एनर्जी
आप जानते हो फ्रीक्वेंसी क्या होती है, इनवर्स ऑफ टाइम पीरियड। तो आ गया एनर्जी इनटू टाइम पीरियड। तो एनर्जी के लिए जूल और टाइम पीरियड के लिए सेकेंड। आ गई इसकी यूनिट। और आपको एक एक्सप्रेशन मिला ये, E इज इक्वल्स टू एच न्यू। बहुत इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन है, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं वेव की। ये पहले भी मैं कई बार बता चुका हूँ, 11th में ही बताया था। छोटी छोटी चीज़ें हैं, ज़्यादा नहीं समझाऊंगा। एक तो आपकी चीज़ आती है फ्रीक्वेंसी, एक आता है टाइम पीरियड, फिर आती है वेव लेंथ, ठीक है। एक वेलोसिटी ऑफ वेव भी ले लो। वेलोसिटी ऑफ वेव यहाँ पे लाइट के लिए हम c ले रहे हैं। तो आपके पास जो एक्सप्रेशन आते हैं वो है एक तो फ्रीक्वेंसी का 1 टाइम पीरियड, फिर आता है वेव नंबर 1 वेव लेंथ। वेव नंबर बताना भूल गया ना यहाँ पे, हाँ। एक ही और बता दूँ, वेव नंबर ये होते हैं 1 वेव लेंथ। बेटा इनके बारे में मैं इसलिए नहीं बता रहा क्योंकि ये सब 11th में डिस्कस कर रखा है, तो बहुत छोटी बातें हैं, टाइम वेस्ट होगा आपका, इसलिए मैं इस चैप्टर में डिस्कस नहीं कर रहा। फिर आता है फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ का रिलेशन। तो आप कह सकते हो कि फ्रीक्वेंसी होता है c/λ। अभी बताया था एनर्जी होता है h न्यू, अब वो हो सकता है hc/λ। ये लो। तो ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का पहला एक्सप्रेशन है जिसमें हमने इलेक्ट्रॉन के निकलने की बात की है। अब ज़रूरी थोड़ी है कि एक ही इलेक्ट्रॉन निकले, एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन भी तो निकल सकते हैं। तो यहाँ पे हमने एक चीज़ ली n का मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। या इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। इसको इंटेंसिटी ऑफ लाइट भी कह सकते हो आप, इंटेंसिटी ऑफ फोटो और लाइट। चलो, अभी जो आपका एक्सप्रेशन था E इज इक्वल्स टू एच न्यू, वो n से मल्टीप्लाई हो गया। मतलब जितने भी नंबर होंगे, अगर एक इलेक्ट्रॉन निकल रहा है तो h न्यू, 2 इलेक्ट्रॉन निकल रहा है तो 2h न्यू, 200 इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं तो 200h न्यू। तो ये नंबर कुछ नहीं कर रहा, सिर्फ इंटेंसिटी को बता रहा है। अब यहां पर हम बात करेंगे कि एनर्जी कितने तरीके की है आपकी। एक तो है E, ये है गिवन एनर्जी, जो एक इलेक्ट्रॉन को निकलने के लिए हमने दी है, और एक है E0, थ्रेशोल्ड एनर्जी, जो कम से कम चाहिए, रिक्वायर्ड है, मिनिमम रिक्वायरमेंट है। फिर है वर्क फंक्शन, ये वर्क फंक्शन और थ्रेशोल्ड एनर्जी एक ही है, इक्वल है। फिर कुछ बच्चे कहते हैं भैया ये वर्क फंक्शन है क्या और ये कहाँ काम आता है। बात सही भी है, ये थोड़ा सा समझने वाला कंसेप्ट है, इसे समझाऊंगा मैं अभी। तो आप कह रहे हो कि E0 इक्वल है फाई नॉट के। अगर मैं इसको h न्यू की फॉर्म में लिखना चाहूँ तो इस न्यू को भी मैं नोट कर दूंगा, ये बन जाएगी मिनिमम फ्रीक्वेंसी या थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी।
ठीक। तो ई नॉट इज इक्वल्स टू फाई नॉट इज इक्वल्स टू एच न्यू नॉट इज इक्वल्स टू एच सी बाय लैम्डा नॉट। याद रखना ये इन्वर्स में है, ये मैक्सिमम है। ये मिनिमम नहीं है। ई नॉट मिनिमम एनर्जी, थ्रेशोल्ड एनर्जी। फाई नॉट मिनिमम वर्क डन, वर्क फंक्शन भी कहा जाता है। न्यू नॉट मिनिमम फ्रीक्वेंसी या थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। लेकिन फाई नॉट जो है लैम्डा नॉट है आपका मैक्सिमम वेवलेंथ। क्वेश्चन में कभी पूछा जाए मैक्सिमम वेवलेंथ निकालो तो समझ जाना थ्रेशोल्ड वेवलेंथ निकालनी है। ठीक, क्लियर हुआ। तो अब आपके पास दो एनर्जियां हैं, एक तो ई और एक ई नॉट। देखो दो एनर्जी है बेटा। एक तो है आपकी ई का मतलब है क्या, एच न्यू और एच सी बाय लैम्डा। और एक है ई नॉट, वो सीधे सीधे फाई नॉट के इक्वल है, एच न्यू नॉट या एच सी बाय लैम्डा नॉट। दोनों में डिफरेंस किस चीज़ का है, काइनेटिक एनर्जी का। तो हमारे पास जो एल्बर्ट आइंस्टीन का इक्वेशन आई वर्क डन की, वो आई ई इज इक्वल्स टू ई नॉट प्लस काइनेटिक एनर्जी। यानी कि अगर आपकी गिवन एनर्जी थ्रेशोल्ड एनर्जी से ज़्यादा हो तो कुछ काइनेटिक एनर्जी बनेगी। अगर आपकी गिवन एनर्जी थ्रेशोल्ड एनर्जी से ज़्यादा हो तो काइनेटिक एनर्जी पॉजिटिव होगी। और अगर आपकी गिवन एनर्जी थ्रेशोल्ड एनर्जी के बराबर है तो काइनेटिक एनर्जी 0 होगी। और अगर कम है तो काइनेटिक एनर्जी नेगेटिव होगी। तो जाहिर सी बात है इलेक्ट्रॉन तो तभी इजेक्ट होगा ना जब काइनेटिक एनर्जी पॉजिटिव होगी। यानी कि इस केस में नहीं और इस केस में भी नहीं। इलेक्ट्रॉन सिर्फ एक ही केस में इजेक्ट होगा जब काइनेटिक एनर्जी पॉजिटिव होगी। चले आगे बात करते हैं अब हम इसी एक्सप्रेशन को आगे फ्रीक्वेंसी के फॉर्म में देखने की। यहां से आप कह सकते हो काइनेटिक एनर्जी है E माइनस ई नॉट, लेकिन E तो होता है एच न्यू, तो यहां से ये बन सकता है और ध्यान रखो ये सारे एक्सप्रेशन हाफ एम वी स्क्वायर के इक्वल हैं। और यहाँ मास किसका लिया जाएगा, इलेक्ट्रॉन का, वेलोसिटी इलेक्ट्रॉन की। ठीक है, बात समझ आई। ये एक्सप्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एक्सप्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एक्सप्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मार्क कर लेते हैं इनको, 1 2 3। ठीक, ये भी एक्सप्रेशन, छोटे छोटे न्यूमेरिकल आएंगे वो हम देख लेंगे अभी एनसीईआरटी के। ये n नंबर वाला भी ध्यान रखना। चलो, तो यहाँ पे आपकी छोटी मोटी बातें हो गई। एक चीज़ और देख लेते हैं हम, ये वर्क फंक्शन होता क्या है, क्योंकि अगला जो टॉपिक आना है
उनमें इन सब का पता होना ज़रूरी है। पहली बात तो ये वर्क डन है, कब लगेगा? जब मैं मेटल की सरफेस से इलेक्ट्रॉन निकालूंगा। मेटल की सरफेस कहाँ है? ये रही। ये मेटल की सरफेस है, इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन है। मान लो ये मेटल की सरफेस पे कुछ इलेक्ट्रॉन्स हैं जिन्हें इजेक्ट करना है। अभी ये मेटल कैसा है? न्यूट्रल। इस वक्त इसका चार्ज क्या है? 0। बाहर से वेव आई, उसने इस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल दिया। ये दिखाई दे रहा है इलेक्ट्रॉन। लेकिन जब ये इलेक्ट्रॉन बाहर गया तो बाहर का चार्ज हो गया नेगेटिव और अंदर का चार्ज हो गया पॉजिटिव, तो इनके बीच में एक फोर्स आ जाएगी, कूलम्बिक फोर्स। ठीक है? वो कूलम्बिक फोर्स इस इलेक्ट्रॉन को जाने नहीं देगी। मेटल इसे वापस खींच लेगा और बार बार खींचता रहेगा, है कि नहीं? तो अब हम क्या करें? हमने फिर से देखा, एक बार फिर दोबारा मेटल की सरफेस ली और फिर एक इलेक्ट्रॉन लेट किया और देखा भाई कि क्या करें इन इलेक्ट्रॉन्स को निकालने के लिए। ये जो इलेक्ट्रॉन बनाए हैं ये जब भी बाहर जाते हैं तो बाहर से वापस खींच लिए जाते हैं। तो इस बार हमने एक ऐसी लाइट या रेडिएशन भेजी जिसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा थी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से, या जिसकी एनर्जी ज़्यादा थी थ्रेशोल्ड एनर्जी से, या जिसकी एनर्जी ओवरकम कर रही थी वर्क फंक्शन को। ठीक है? और इसके इलेक्ट्रॉन को उठा के बाहर फेंक देती है। कहाँ? इन्फिनिटी पे। यानी कि वो इलेक्ट्रॉन वापस नहीं आता। अब जब वो इलेक्ट्रॉन इतना दूर चला गया तो उसने इस वर्क फंक्शन को ओवरकम किया। और जब हम बात करते हैं ना वर्क फंक्शन की, यानी कि वर्क डन की, तो एक चीज़ की और बात आती है, वो है पोटेंशियल। वर्क फंक्शन या वर्क डन जो कर रहा था मेटल, वो उस इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट नहीं होने दे रहा था, तो रोक रहा था। इसलिए इस पोटेंशियल का एक और नाम पड़ जाता है रोकने वाला पोटेंशियल। कैसा पोटेंशियल? स्टॉपिंग पोटेंशियल। जाने नहीं देगा ये इसको। किसको? इलेक्ट्रॉन को। लेकिन अगर स्टॉपिंग पोटेंशियल से ज़्यादा एनर्जी दे दी तो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो जाएगा। तो हम बात यहाँ पर इन चीज़ों की कर रहे हैं। तो अब कुछ नई चीज़ें खुल के सामने आ रही, समझे? देखो, एक जो आपका वर्क फंक्शन था वो एक वर्क डन है। वर्क डन होता है चार्ज इनटू पोटेंशियल। चार्ज इलेक्ट्रॉन का होता है E, और यहाँ मैंने ये V0 ले लिया, स्टॉपिंग पोटेंशियल। इसको नया नाम क्यों दिया गया? क्यों कहा गया इसको स्टॉपिंग पोटेंशियल? स्टॉपिंग पोटेंशियल एक ऐसा पोटेंशियल है जो इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट होने से रोकता है मेटल की सरफेस। ठीक है? तो फाई नॉट इज इक्वल्स टू EV0। ये भी एक नई इक्वेशन बन गई। अभी हमने बताया था, और यहाँ से हमें पता चल गया कि वर्क फंक्शन कैसे काम करता है। ठीक है? अभी हमने बताया था कि काइनेटिक एनर्जी E माइनस E0 या फाई नॉट होती है। तो काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है फाई नॉट के। तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी स्टॉपिंग पोटेंशियल के भी। इस पॉइंट पे हम बात करेंगे कि भैया स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या है और वो काइनेटिक एनर्जी पे कैसे डिपेंड करता है। इसके साथ साथ एक चीज़ और आ गई। जब हम बात कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन की, तो जो वर्क डन होगा ना हमारा, वो जूल की जगह
ईवी नॉट में ज़्यादा देखा जाएगा, ईवी में, सॉरी ईवी नॉट कह रहा हूँ। ईवी क्या है आपकी यूनिट है, इस यूनिट में ई तो बन गया आपका 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम वी। ये जब दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो बन जाएगा जूल। तो आप कह सकते हो 1 EV इज इक्वल्स टू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल। ये यूनिट कन्वर्जन के काम आएगा आपके, इस वाले फॉर्मूले को भी ध्यान रखना। तो अभी तो मैं इस वाली क्लास को यहीं, इस लेक्चर को यहीं ख़त्म कर रहा हूँ। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसको एक्सपेरिमेंटली देखेंगे, ठीक है।